पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है। आप बिना पीवाईक्यू किए नहीं जा सकते हैं एग्ज़ाम में। और इस वीडियो सीरीज से अगर आप 100 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में जो है 60 to 70% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये वीडियो सीरीज इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के दक्षिण में स्थित है। ये एक नवीन स्थल है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें रचयिता और टेक्स्ट को जो मैच करना है। ठीक है, तो राग माला, तो जो है माला हम किसे पहनाते हैं? तो माला जो है विट्ठल भगवान को, जैसे विट्ठल भगवान है उनको कृष्ण जी को ही विट्ठल कहते हैं, तो उनको पहनाते हैं। तो राग माला हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल। ठीक है, रस कौमुदी, तो रस कहाँ पे होता है? कंठ में होता है। जब कोई अच्छा बोलता है तो उसके मतलब कहते नहीं है कि इसके कंठ में अमृत रस है, जो ये इतना अच्छा बोल रहा है, तो रस कौमुदी, तो श्रीकंठ। फिर राग विबोध। ठीक है, तो विबोध को ऐसे देख लेते हैं कि विबोध जो है वो सोमनाथ, तो विबोध जो है इसको ऐसे मैच कर लीजिए, इसका कुछ मुझे आया नहीं। फिर चतुर्दंडी प्रकाशिका, तो जो चतुर्दंडी यानी चारों तरफ ऐसे सोच लेते कि चारों तरफ प्रकाश किसका फैला हुआ है? तो वेंकटरमन, तो वेंकटरमन तो राम का प्रकाश है, जैसे राम जी का प्रकाश है तो चारों ओर फैला हुआ है, तो वेंकटरमन ऐसे हो जाएगा। बस आपको ट्रिक से याद करना है, तो ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, कुछ भी आप अपना ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास है। तो मुगल, इसमें बताना है दोनों असर्शन और रीजन में कौन सा करेक्ट है। तो मुगल एम्पायर वॉज ओरिजिनली एज मिलिट्री स्टेट, तो ये एक मिलिट्री स्टेट था, तो ये आपका सही है। रीजन, तो वाइटैलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंड ऑन इट्स मिलिट्री पावर। ठीक है, तो इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर करती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, दोनों सत्य है और सही व्याख्या करता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका सही है। तो मुगल साम्राज्य सैनिक शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जिसमें नियंत्रण और संतुलन का प्रभावी समायोजन किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से सैन्य अधिकारियों पर बेहतर निरंतर स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था थी वहाँ पर। ठीक है, मुगल काल में सैन्य प्रशासन का प्रमुख जो है उसे मीर बख्शी कहते थे। ठीक है, वह व्यक्तिगत तौर पर घोड़ों के दाग तथा सैनिकों की उपस्थिति की जाँच करता था। ठीक है, तो घोड़ों को पहचानने के लिए दाग व्यवस्था थी। ठीक है, और सैनिकों की उपस्थिति की भी जांच करता था। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फवादुल फवाद जो है, तो फवादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। ठीक है, तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, तो ये किसकी है? तो ये है अमीर हसन सिज्जी की है। ठीक है, तो ये किसका है विवरण, किसकी बुक है? तो ये है अमीर हसन सिज्जी की। तो देख लेते हैं, इसका संकलन अमीर हसन सिज्जी ने किया है। निजामुद्दीन औलिया एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे जो दिल्ली सल्तनत के साथ महत्वपूर्ण सुल्तानों के शासनकाल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेटअप द अदालत आला, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो उन्होंने लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, तो ये भी सही है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। वाइकोम सत्याग्रह 1924 में, ईयर इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट, ऐसा क्या होता है कि पीवाईक्यू कभी कभी डायरेक्ट नहीं पूछता है, उसकी जो व्याख्या होती है उससे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बना देते हैं यूपीपीसीएस में। तो इसको देख लेते हैं। वाइकोम सत्याग्रह 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था और एक अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व टी के माधवन, के केलप्पन
तथा केपी केशव मेनन जैसे नेताओं ने किया था। इस सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था। ठीक है, तो तथा 1925 में इस क्षेत्र का दौरा किया था। तो मतलब डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इसमें इन्होंने अपना समर्थन दिया था। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रेसाइडेड ए सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसने कभी भी किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो सभी को पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। बाकी लाला लाजपत राय भी थे, ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। ठीक है, इन सब ने कभी ना कभी अध्यक्षता की थी इंडियन कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष आपको जरूर याद होना चाहिए, 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, स्थापना के बाद से कई महत्वपूर्ण नेताओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। ठीक है, और गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आदि बड़े नेताओं ने बस इसमें सिर्फ बाल गंगाधर तिलक ने ही नहीं की थी। Who among the following was not an early member of the नौजवान सभा formed in 1926? तो निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य में कौन नहीं था? ठीक है, तो इसमें भगत सिंह भी थे, यशपाल भी थे, छबील दास भी थे, बस अंबिका चक्रवर्ती जो है वही नहीं थे। ठीक है, तो भगवती सिंह वोहरा, भगत सिंह, यशपाल तथा छबील दास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह इस सभा के महामंत्री तथा भगवती चरण वोहरा ने महासचिव का दायित्व संभाला था। और 1928 में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र जारी किया गया था। बस अंबिका चक्रवर्ती इस सभा से संबंधित नहीं है। ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन नहीं थे? तो सर विलियम जोन्स जो है, आई एम सॉरी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ठीक है, सर विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। इसकी स्थापना के समय वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, इस सोसाइटी ने स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्राच्य शिक्षा, साहित्य व ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्टैंडन द वाइसरायज अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्सटीट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल। तो आपको सिर्फ कीवर्ड याद रखना है, पूरा आपको नहीं ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो क्योंकि बहुत टफ रहता है, ये वाला मुझे बहुत टफ रहता है, याद नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो पोर्टफोलियो वाली बात थी, ये किस में आई थी? तो ये 1861 में पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ब्रिटिश इंडिया के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में अपने प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। तो विभाग या विभागीय पद्धति, तो जो पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटल सिस्टम था, ठीक है, वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनको कालानुक्रम में लगाइए। ठीक है, तो सभी को पता है कि शारदा अधिनियम 1929 में था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में थी। ठीक है, उसके बाद आपका है दांडी मार्च, तो दांडी मार्च 1930 में था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च हो गया। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन जो है, इन सब में आपका साइमन कमीशन सबसे पहले है 1927 में। तो सबसे पहले साइमन कमीशन को लगा देते हैं, तो हो गया थर्ड। ठीक है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, तो ये आपका हो गया ए करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज पब्लिश। तो किस ईयर में जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पब्लिश हुई? तो ये आपको पता है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बुक जो है दादा भाई नौरोजी की बुक है। ठीक है, ये 1901 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, भारत के आरंभिक राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनको आप लोग जानते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी खुद भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से कौन एक 1900
1924 के कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं था। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि शामिल नहीं था, तो ये इसमें आपके मुजफ्फर अहमद थे शामिल, नलिनी गुप्ता थी शामिल, शौकत उस्मानी थे शामिल, बस आपके एम ए अंसारी नहीं थे। ठीक है, तो 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ और जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। सॉरी तो 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एस डोंगे शामिल थे। ठीक है, बस आपके एम ए अंसारी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट दरसाना साल्ट वर्क। ठीक है, तो दरसाना में जो आपके पत्रकार थे, ठीक है, दरसाना साल्ट जब हुआ था, तो उस समय कौन था इस सत्याग्रह में? तो ये थे आपके, जैसे मैंने इसे ऐसे याद किया, इसका ट्रिक है कि जैसे दरसाना नमक का वो था, तो नमक क्या किया जाता है, मिलाया जाता है खाने में, तो मिलाया, तो वेब मिलर जो है, तो मिलर मिलाया ऐसा मैच कर रहा है, तो वेब मिलर जो थे, इससे मुझे हमेशा याद रहता है ये। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 के दौरान सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 ईस्वी को लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने दरसाना नामक कारखाने पर धावा बोला, जहां इन्हें लाठियों से पीटा गया। ठीक है, तो इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका के एक न्यू फ्रीमैन अखबार के जो पत्रकार थे, उनका नाम था वेब मिलर, उन्होंने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत के आने के कालानुक्रम में लगाना है, आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, तो इसके यहाँ से एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं कि राल्फ फिच जो है वो सबसे पहले 1583 में आए थे, फिर विलियम हॉकिंस 1608 में आए थे, फिर निकोलस डाउनटाउन आपके 1613 में आए थे, फिर सर थॉमस रो जो है 1614 में आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्रोनोलॉजी ऐसे याद रख सकते हैं, राल्फ फिच पहले आए थे, फिर विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस, फिर सर थॉमस रो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। आप ऐसे ही इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉलो करना है। इससे कम से कम अगर आपने 100 क्वेश्चन भी इस सीरीज़ से देख लिए, तो आपके एग्ज़ाम में 60 to 70% क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, और आपके 60 to 70% क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाएंगे, तो आपको बस 30% करंट अफेयर के सही करने होंगे, और जिससे आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ फॉलो करते रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।